नागपुर में सेठ करोड़ीमल नाम के एक बड़े उद्योगपति रहते थे। उनके पास खेती की काफ़ी ज़मीन भी थी। पत्नी का देहांत हो चुका था। अब परिवार में उसके अलावा उनके 3 पुत्र रमेश, महेश और उमेश व उनकी पत्नियां और बच्चे थे। उनका भरा पूरा परिवार सुख से रह रहा था। सेठ जी के एक मित्र थे राजीव। राजीव खुद बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक एवं उद्योगपति भी थे। उन्होंने एक दिन सेठ जी को सलाह दी कि आपकी उम्र 70 के आसपास हो गई है, इसलिए आपको अपने सामने ही अपनी संपत्ति का बंटवारा तीनों पुत्रों के बीच कर देना चाहिए। अभी सभी के बीच प्रेम है और यह काम आसानी से खुशी खुशी निपट सकता है। सेठ जी को यह सुझाव अच्छा लगा। वे बोले, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। मैं चाहता हूँ कि इस काम में तुम भी मेरा साथ दो, ताकि यह कार्य बिना किसी व्यवधान के राजी खुशी से हो जाए। मुझे सहयोग देने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं मध्यस्थ के रूप में नहीं वरन एक सहयोगी और सलाहकार के रूप में ही सहयोग कर सकूंगा। किसी भी विवादास्पद स्थिति में मेरा यही प्रयास होगा कि उसे आपस में सलाह करके सुलझाया जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ। जीवन में जटिलताएं और व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। आज के वातावरण में संयुक्त परिवार का संचालन कठिन होता जा रहा है। जब समृद्धि आती है तो बंटवारा जन्म लेता है। आपस में मतभेद होने के पहले ही बंटवारे को कर देना चाहिए, ताकि आपस में मतभेद ना हो पाए। पारिवारिक शांति और सद्भाव के लिए यह आवश्यक भी है। आपस में समस्याएं हल नहीं होने पर बात न्यायालय में भी जाती हैं, जहां कीमती समय बर्बाद होता है। आपसी खटपट होने से पारिवारिक उद्योग और व्यापार में भी प्रभावित होता है। यदि बंटवारा सही समय पर कर दिया जाए तो पारिवारिक विवाद नहीं पनपता और पारिवारिक एकता कायम रहती है। सेठ जी अपने तीनों पुत्रों और पुत्र वधुओं को बुलाकर बतलाया कि वे नहीं चाहते कि उनके न रहने पर उनके पुत्र आपस में लड़े भिड़े या दूर दूर रहें। वे चाहते हैं कि उनमें सदैव वैसा ही प्रेम और एकता कायम रहे जैसी आज है। इसके लिए आवश्यक है कि मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के बीच कर दूं। इस काम में राजीव काका भी सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग इस पर सहमत हो गए। राजीव ने उन सब से कहा कि बंटवारा मूलभूत 3 सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसे ईमानदारी, नीति संगतता एवं सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। ईश्वर को साक्षी मानकर ही चल अचल संपत्ति बांटी जाए। किसी के भी मन में पीड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हों और इसे लिखित में दें तो मैं आगे आपके साथ सहयोग करके इसे करने का प्रयास करूं, वरना मेरा समय देना व्यर्थ है। तीनों भाई अपनी सहमति लिखित रूप में देते हैं। जैसे ही यह बात मुनीमों और अन्य कर्मचारियों को पता होती है, वैसे ही तीनों के हितैषी आपस में कानाफूसी प्रारंभ कर देते हैं। राजीव सेठ जी से अनुरोध करता है कि आपके पास जो चल संपत्ति, नगद एवं सोना चांदी व हीरे जवाहरात आदि हो, उनकी एक सूची बनाकर उसका बंटवारा करके तीनों को उससे अवगत करा दें, ताकि आपके बाद उसे वे आपस में उसी प्रकार बांट लें। सेठ जी ने राजीव की बात से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति तो अभी बांट देना चाहता हूँ, किंतु सोना चांदी आदि का बंटवारा मैं सबसे अंत में करूँगा। पहले बाकी अचल संपत्ति का बंटवारा हो जाने दो। वे राजीव को अलग से समझाते हैं कि अभी मैं सोना चांदी आदि का बंटवारा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास ही रहे। मैं अपनी अचल संपत्ति बांट देना चाहता हूँ, ताकि मेरे तीनों बच्चे अपने अपने हिस्से को संभालें और अपना कामकाज खुद देखने लगें। सेठ जी को मुँह लगा। मुनीम, जो सदैव सेठ जी के साथ रहता था, वो भी इन बातों को सुन रहा था। परिवार में जो भवन आदि थे, उनका विभाजन बिना किसी विवाद के हो गया और इसकी लिखा पढ़ी भी कर ली गई। सेठ जी का सबसे छोटा बेटा उमेश काफ़ी शांत, सरल और संतोषी प्रवृत्ति का था।
एक मुनीम था रघुनाथ, जो बचपन से ही उसके प्रति बहुत स्नेह रखता था। रघुनाथ काफ़ी समझदार, अनुभवी और दूरदर्शी था। उसने उमेश को समझाया कि आप अनावश्यक विवाद में न पड़ते हुए सारी खेती की ज़मीन और 5 करोड़ रुपया लेकर अलग हो जाइए। यद्यपि यह आपके हिस्से से बहुत कम है, मगर इससे आप भविष्य में होने वाली बहुत सी परेशानियों और विवादों से बच जाएंगे। उमेश को रघुनाथ पर बहुत विश्वास था। उसने उसके कहे अनुसार प्रस्ताव रख दिया। उसके प्रस्ताव को सुनकर बाकी दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि अब उनके हिस्से में पहले से अधिक और महत्वपूर्ण संपत्ति रहेगी। सेठ जी और उनके बाकी दोनों पुत्र इसे नहीं समझ सके। इस कूटनीतिज्ञ मुनीम ने बड़ी चतुराई से सारी नगद पूंजी अपने छोटे मालिक को दिलवा दी थी। इससे नगद संपत्ति तो पूरी छोटे से हिस्से में चली गई। अब शेष रह गया उद्योग, व्यापार और जेवरात। तो जेवरात का बंटवारा अभी सेठ जी कर नहीं रहे थे, केवल कारखानों का ही बंटवारा करना बचा था। उनके 2 कारखाने थे और दोनों के मूल्यों में बहुत ही अंतर था। राजीव का सुझाव था कि जिसे कम मूल्य का कारखाना मिल रहा है उसे जेवरात के माध्यम से बराबर कर दिया जाए और उसके बाद जो जेवरात बचे उन्हें सेठ जी अपने पास ही रखें। उनका बंटवारा सेठ जी के बाद हो जाएगा। सेठ जी इसके लिए सहमत हो गए। अगले दिन बंटवारे के लिए सेठ जी ने अपने सारे जेवरात आदि देखने के लिए अपनी तिजोरी खोली तो उनके होश ही उड़ गए। उनके सारे जेवरात इस तिजोरी से गायब थे। पूरे घर में कोहराम मच गया। सभी एक दूसरे पर अविश्वास और संदेह कर रहे थे। सेठ जी को बहुत गहरा सदमा लगा था। इस सदमे में उन्हें हृदयघात हो गया। सभी ने बहुत प्रयास किया किंतु उन्हें नहीं बचा सके। कारखानों का बंटवारा खटाई में पड़ गया। इस स्थिति में दोनों ही भाइयों ने कारखानों की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। कारखानों के अधिकारियों और कर्मचारियों को देखने सुनने वाला कोई नहीं रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही महीनों में लाभ पर चलने वाले वे कारखाने घाटे की स्थिति में आ गए थे। इससे भी दोनों भाइयों की आंख नहीं खुली। वे कारखानों के बंटवारे के विवाद में लगे रहे। धीरे धीरे स्थिति यही बनी कि घर के आवश्यक खर्चों की पूर्ति भी कठिन होने लगी। ऐसी स्थिति में रघुनाथ ने उन दोनों भाइयों से संपर्क किया। उसने उन्हें सुझाव दिया कि आपका कारखाना घाटे में चल रहा है, आप उसे हमें बेच दीजिए और हमसे नगद रकम ले लीजिए। रमेश और महेश इसके लिए सहमत हो गए। रघुनाथ इसके लिए उमेश से सहमति लेकर उनसे चर्चा करता है। उन कारखानों का तत्काल में कोई खरीदार भी नहीं था। परिणाम ये हुआ कि रघुनाथ कारखानों को लगभग आधी कीमत पर खरीदना तय कर लेता है। रमेश और महेश भी इसके लिए सहमत हो जाते हैं। सब कुछ तय हो जाने पर रघुनाथ जब उमेश को इसके विषय में बतलाता है तो उमेश कहता है, ये ठीक है कि इस समय मेरे दोनों भाई परिस्थिति से मजबूर होकर आधी कीमत पर कारखाने बेचने के लिए तैयार हो गए हैं, किंतु मैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। मैं चाहता हूं कि कारखानों का जो उचित मूल्य है वो मैं अपने भाइयों को दूं। इसके लिए वो अपने भाइयों से मिलता है और उनसे बातचीत करता है, उन्हें अपनी इच्छा बतलाता है और कहता है कि इस समय वो दोनों कारखानों का पूरा मूल्य देने की स्थिति में नहीं है। वो उन्हें इस बात के लिए सहमत कर लेता है कि एक भाई को कारखाने के बदले नगद रकम देगा और दूसरे भाई को कारखाने के बदले खेती की ज़मीन देगा। उसके भाई भी इसके लिए सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार ये बंटवारा संपन्न हो जाता है। सेठ जी के जो जेवर गायब हो गए थे वे उनके विश्वास पात्र मुनीम ने ही गायब किए थे। वो उन्हें एक साथ बाजार में नहीं बेच सकता था। वो उन्हें एक एक कर धीरे धीरे बाजार में बेचकर नगद रकम प्राप्त कर रहा था।
उसने समाज को ये बताने के लिए कि धन कहाँ से आया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना प्रारंभ कर दिया। वह अचानक धन लाभ बतलाने के चक्कर में जुआ भी खेलने लगा था। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही समय में उसमें शराबखोरी व वेश्यावृत्ति की भी लत लग गई। इस सब ने उसके पैसों को निगलना प्रारंभ कर दिया। इन प्रवृत्तियों के कारण उसके परिवार में अन्य सदस्यों में भी अनेक दुर्गुण आ गए। पूरा घर पैसों की बर्बादी में लग गया। कुछ ही समय में स्थिति यह बनी कि चोरी के सारे जेवर आदि तो चले ही गए, उसने अपनी मेहनत से जो धन कमाया था वो भी चला गया। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।